Hello students, let's see this question. Which of the following is not a characteristic of a black body? इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो ब्लैक बॉडी से रिलेट नहीं करता है? अब ब्लैक बॉडी क्या होती है? एक आइडल बॉडी होती है, ठीक है? ब्लैक बॉडी इज एन आइडल बॉडी विच absorbs and emits frequency which absorbs and emits frequency of all values uniformly. ये मैं ऐसे लिख देती हूँ, which absorbs and emits all frequencies uniformly without any variation. ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? ब्लैक बॉडी कहेंगे. क्लियर? सो ब्लैक बॉडी जब भी होती है दैट्स अ परफेक्ट रेडिएटर. ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल ट्रू है. परफेक्ट रेडिएटर मतलब बिल्कुल आइडल रेडिएटर होता है. रेडिएटर मतलब जो रेडिएशंस एमिट करता है उसे हम रेडिएटर कहते हैं. ठीक है, इट्स अ परफेक्ट रेडिएटर. तो यहाँ पर डेफिनेशन में आई क्या कि ब्लैक बॉडी क्या है? एमिट कर सकती है और एब्जॉर्ब कर सकती है हर फ्रीक्वेंसी की लाइट यूनिफॉर्मली. सो ब्लैक बॉडी आइडल सिचुएशन है एंड इट्स अ परफेक्ट रेडिएटर. ठीक है, सेकेंड में लिखा है ब्लैक बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट. इट इज एब्सोल्युटली ट्रू. जब भी ब्लैक बॉडी क्या करेगी, कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब करेगी या कुछ एनर्जी एमिट करेगी, रेडिएशन एमिट करेगी, सो वो अपने इन्वायरमेंट के साथ में इक्विलिब्रियम में रहेगी. इक्विलिब्रियम में रहेगी यानी कि जितना ज्यादा वो अब्सॉर्ब करेगी उतना ही ज्यादा इन्वायरमेंट के अंदर क्या हो जाएगा? वेकेंट स्पेस क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, और वेकेंट स्पेस क्रिएट हो जाएगा. तो वेकेंट स्पेस जैसे ही क्रिएट होगा ब्लैक बॉडी क्या करने लगेगी? एमिट करने लगेगी. ठीक है, ये जो ब्लैक बॉडी है इसने क्या किया? अपने इन्वायरमेंट से क्या करी? एनर्जी को अब्सॉर्ब कर ली. तो इन्वायरमेंट में क्या होगा? वेकेंट क्रिएट हो गई, वैकेंसी क्रिएट हो गई. ठीक है, तो ये ब्लैक बॉडी फिर क्या करने लगेगी? साइमल्टेनियसली एनर्जी को रेडिएट भी करने लगेगी इसी इन्वायरमेंट में. तो इस इन्वायरमेंट के साथ में ये क्या रहती है? थर्मल इक्विलिब्रियम में रहती है. क्लियर? थर्ड में कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय द ब्लैक बॉडी इज सेम as is as same as it absorbs from the surrounding. It is true. थर्मल इक्विलिब्रियम का तो मतलब यही हो गया ना कि जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ये अपनी सराउंडिंग से अब्सॉर्ब कर रही है उतनी ही ये क्या करेगी? अपने सराउंडिंग को रेडिएट कर देगी. ठीक है, तो ये ट्रू है. फोर्थ में कह रहे हैं द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स टेम्परेचर. इट इज फॉल्स. इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया कि मान लो कि आप इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ बना रहे हो किसी ब्लैक बॉडी का. सो अगर आप क्या देखोगे कि जैसे जैसे वेवलेंथ क्या करेगी? इंक्रीज करेगी. तो एक पीक ऑफ द इंटेंसिटी आएगा, मतलब लाइट इंटेंसिटी की क्या होगी? इंक्रीज करती रहेगी. ठीक है, इंक्रीज करती रहेगी फिर डिक्रीज करेगी. ये किस पे था? एक टेम्परेचर T1 पे था. बट अगर आपने टेम्परेचर T2 ले लिया जो कि ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है कि वो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी. उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी. T2 इज ग्रेटर देन T1. सो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है. जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे जिसमें भी आप बॉडी को हीट कर रहे हो, ठीक है, जिस भी सोर्स में आप हीट कर रहे हो बॉडी को, सो बॉडी क्या करेगी? हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगी, फिर कुछ एनर्जी रेडिएट करेगी. ठीक है, रेडिएट करेगी. तो जब वो रेडिएट करेगी तो उस रेडिएटेड एनर्जी को जो इंटेंसिटी होगी वो इंक्रीज करती जाएगी टिल अ मैक्सिमा एट टेम्परेचर एट अ हायर टेम्परेचर. ठीक है, तो दोनों टेम्परेचर्स में एक मैक्सिमा टच होगा, बट जब हायर टेम्परेचर पे आप ले जाओगे तो इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी. ठीक है, तो डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. तो हमें बताना था इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. आपको इसका रेफरेंस चाहिए तो आप 11th क्लास की एनसीईआरटी खोल के पेज नंबर 40 वहां पे चेक कर सकते हो. वहां पे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन है इंटेंसिटी ऑफ सॉरी ब्लैक बॉडी के रिलेटेड. राइट? आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू.